आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है, यानी कि सेकंड चैप्टर है। उसमें जो हेनरी फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जस्ट अ मिनट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेनरी फ्यूल, इनका जो देखो, इनको क्या, इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जो इनकी थियोरी है उसके नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक ऐसी थियोरी दी है जिसको जनरल थियोरी कहते हैं, जो कि कहाँ अप्लीकेबल है, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी अप्लीकेबल है, या फिर किसी तरीके का डिपार्टमेंट हो उनमें ये थियोरी आप देखोगे कि अप्लाइड हो जाएंगी। इनका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन है पूरी थियोरी का, वो क्या है कि जो मैनेजरियल एफिशिएंसी है वो क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स हो, इन्हेंस करे। और जो इनके 14 प्रिंसिपल हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला इनका प्रिंसिपल है वो है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी जो है वो इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर सेग्रीगेट वर्क होगा, मीन्स कि जो भी आपके वर्क्स हैं अगर वो हर वर्कर को इंडिविजुअली बटे हुए हो कि इसको पर्टिकुलरली ये काम करना है, तो ये क्या इन्हेंस करता है, ये बढ़ाता है, ये क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाता है। तो अगर हर किसी को अपना काम पता होगा तो जो आपका प्रोडक्ट होगा उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ये और क्या करेगा, तो ये जो आपके डिवीजन ऑफ वर्क क्या करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को तो बढ़ाता है, ये एफिशिएंसी को भी बढ़ाएगा। एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि जब एक इंसान बार बार उसी काम को करेगा तो वो उसमें क्या हो जाता है, प्रोफेशनल हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी बढ़ने का मतलब क्या, जब आप बार बार एक ही काम को करते हो तो आप बाद में क्या करते हो, आपकी गलतियां डे बाई डे क्या होती हैं, कम होने लगती हैं। और साथ ही साथ जब आप एक ही काम को करोगे तो आप उसको स्पीड में करने लगते हो। तो ये जो हो डिवीजन ऑफ वर्क ये कहता है कि आप हर किसी को एक काम दे दो, चाहे वो मैनेजरियल हो या टेक्निकल हो, किसी भी लेवल का हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको जो वर्क है उनको सेग्रीगेट करना चाहिए बिटवीन द वर्कर्स। तो आई एम श्योर कि आपको ये पहला जो प्रिंसिपल है ये क्लियर होगा। सेकंड की बात करते हैं कि इन्होंने दिया है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये दो इसके जो मेन की होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के, ये वो मानते हैं। इनका मानना है कि अथॉरिटी अगर मतलब सबके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अथॉरिटी हर किसी के पास नहीं होगी, मान लो आपका सबऑर्डिनेट है, वो बार बार सुपीरियर से कोई चीज़ पूछेगा एंड देन वो उसको क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम जाता है, टाइम वेस्ट होता है। तो ऐसा उनका मानना है कि जो नेसेसरी अथॉरिटी है वो सबऑर्डिनेट के पास भी होना चाहिए, जो भी आपके अपर या लोअर लेवल है, ताकि बार बार उसको परमिशन ना लेनी पड़ेगी। ये क्या करता है, ये वर्क एफिशिएंटली कराता है। एफिशिएंटली का मतलब आपको पता है कि ऑन द टाइम जब वर्क हो तो उसको हम कहते हैं कि वर्क डन बाय एफिशिएंटली। तो अगर बार बार आपके पास अथॉरिटी रहेगी, आपको बार बार नहीं जाना पड़ेगा, तो आप जो है वर्क को क्या करोगे, एफिशिएंटली कर पाओगे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल करता है। जो भी वर्कर आपका वर्क कर रहा है वो एक गाइडेंस और एक लीडरशिप के अंडर करे। आई एम श्योर कि आपको सेकंड प्रिंसिपल में क्लियर हो कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मैनर में जो आपके वर्कर्स हैं उनके बीच होनी चाहिए, ताकि आपकी इफिशियंसी और जो इफिशियंटली जो वर्क है वो हो पाए। तीसरी की बात करेंगे डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इनका मानना है कि विदाउट डिसिप्लिन नथिंग कैन बी अकॉम्प्लिश। अकॉम्प्लिश का मतलब होता है कि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। इसका जो कोर वैल्यू होता है किसी भी प्रोजेक्ट का होता है, ठीक है, डिसिप्लिन जो है, कह रहे हैं कि अगर एक गुड परफॉर्मेंस है या फिर एक सेंसिबल इंटरनेशनल इंटर रिलेशन आप बनाना चाहते हो, जॉब इजीली करना चाहते हो और कॉम्प्रहेंसिव करना चाहते हो, तो वहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन का मतलब ओवरऑल ये है कि अगर बार बार आपका सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट का इंसल्ट करेगा, उसके साथ बायस्ड है, तो फिर क्या होगा, एक टाइम पे ऐसा है कि जो सबऑर्डिनेट है वो अपना 100% नहीं देगा, उसको कहीं ना कहीं वो बार बार जब एम्बेरस होगा तो फिर वो उससे पक जाएगा और फिर वो काम में अपना 100% नहीं देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे सबऑर्डिनेट होते हैं वो बहुत बदतमीज होते हैं, वो जो अपने सीनियर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो उनका ओवरऑल ये मानना है कि जो रिलेशन है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, उनके बीच में डिसिप्लिन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की बात को समझे और माने। कह रहे हैं कि एम्प्लॉयज गुड बिहेवियर ऑल्सो द स्मूथली बिल्ड। आपको पता है अगर अगर जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होंगे, लड़ाइयाँ झगड़े कन्फ्लिक्ट आर्गू ये सारी ज़्यादा होंगी। तो उनका मानना है कि मैनेजमेंट जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे डिसिप्लिन एक कोर पार्ट होता है, एक कोर वैल्यू होती है, तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। फोर्थ की बात करेंगे, जो इनका प्रिंसिपल है वो है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका जो मतलब होता है कि एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस एंड फॉलो हिज कमांड, कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसका एक सुपीरियर होना चाहिए। एंड इफ एम्प्लॉय हैज टू फॉलो मोर देन वन बॉस देन देयर बिगिन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन। जैसे फॉर एग्जांपल इनका कहना है कि अगर कोई भी जो उनका एम्प्लॉय है उसके ऊपर एक बॉस हो जो उसको ऑर्डर दे कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, क्योंकि अगर उसके ऊपर मोर देन होंगे ना और सबने ऑर्डर दिया कि तुम्हें ये करना है, तो वो ये नहीं डिसाइड कर पाएगा कि पहले उसको किसका करना है। और अगर वो किसी का करता है तो फिर दूसरा वाला उससे क्या होगा, नाराज होगा।
और इस तरह से वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा, और इसके इसके बाद क्या होगा कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाइयाँ होंगी। तो यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो एक के द्वारा कमांड किया जाना चाहिए। बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यूनिटी ऑफ कमांड में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, जो कि इसके बाद आने वाला है। तो आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को समझ जाओ कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो कि पांचवा इनका प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि जो भी इंगेज्ड है सेम एक्टिविटी में शुड हैव अ यूनिफाइड गोल। यूनिफाइड गोल का मतलब होता है एक गोल होना चाहिए। देखो वहाँ पे क्या था कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसका एक सुपीरियर होना चाहिए। यहाँ पे ओवरऑल ये होता है कि एक बॉस होगा और जो पूरे ग्रुप होंगे उनका एक गोल होता है। मतलब जितने लोग उस ग्रुप के अंदर काम कर रहे होंगे, उस बॉस के अंदर काम कर रहे होंगे, वो सारे के सारे एक जो गोल होता है उसके लिए काम करेंगे। यहाँ पे इंडिविजुअल गोल को हम लोग प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का क्या इंटरेस्ट है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे ओवरऑल जो ग्रुप गोल है उसको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। This means all the person working in a company should have one goal, ठीक है, and one motive which will make the work easier and achieve the set of goal। जब सबका एक मोटिव होगा कि हमें यही अचीव करना है, तो सब उस पर क्या करेंगे, अपना 100% देंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही कहता है कि वन बॉस हो और वन प्लान हो। अब बात करते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये जो मेन होता है ये करता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी शुड वर्क यूनिटाइडली टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, कि हमें जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, जो कंपनी का इंटरेस्ट है, उसके लिए काम करना है, किसी पर्सनल के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करना है। बी सबऑर्डिनेट टू द पर्पज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दिस रिफर टू द होल चेन ऑफ कमांड इन अ कंपनी। ये कह रहा है कि मतलब आपके जो भी कमांड होंगे, जो भी आपका चैन बना हुआ है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लो लेवल, तो इनके बीच में ये सारे जो काम करेंगे ना, वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे। कंपनी का इंटरेस्ट किस में है, वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो वहाँ पे काम करेंगे। कि आपका जो मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो क्या अर्न करना चाहता है, इससे हमें नहीं मतलब होना चाहिए। तो सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये यही कहता है। रेमुनरेशन की बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसको, एम्प्लॉय को, जो भी आपके अंडर में काम कर रहे होते हैं उनको मोटिवेट करने का। और रेमुनरेशन क्या होता है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी टर्म में हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने आपने उसको सिर्फ पैसा दिया तो वो रेमुनरेशन एज अ रेमुनरेशन ट्रीट किया जाएगा। आपने उसको कोई भी ऐसी फैसिलिटी दी जो उसके पास नहीं थी, तो वो भी क्या एज अ रेमुनरेशन ट्रीट किया जाएगा। और ये अकॉर्डिंग टू द, ये ओवरऑल ये कहते हैं कि जो जिस लेवल पे काम कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग जो है रेमुनरेशन देना चाहिए। कोई भी अगर ऐसा उसको लगता है कि मैं इतना काम करता हूँ और मेरे साथ बायसनेस होता है, मेरे को अच्छा रेमुनरेशन मेरे वर्क के हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, तो फिर वो क्या होगा, वो डीमोटिवेट होगा और फिर वो अपना 100% नहीं देगा। तो मेन जो रेमुनरेशन है वो मोटिवेट करता है, और ये ऐसा माना जाता है कि इंडिविजुअल एफर्ट होता है, जो जितना काम करे उसको उसके हिसाब का आपको रेमुनरेशन पेड करना है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी देने है, जो अथॉरिटी है कि आप ये काम करो, ये काम नहीं करो, वो किसके हाथ में है, कितनी है। तो कह रहे हैं इन एनी कंपनी जो मैनेजमेंट होता है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस शुड बी न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई एक के हाथ में सब कुछ है और उसने कोई भी एक डिसीजन ले लिया, ठीक है। अगर आप बात करते हो सेंट्रलाइजेशन कितना होना चाहिए, तो ये डिपेंड ऑफ जो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत छोटा है तो वो किसी एक के हाथ में आप दे सकते हो, बट अगर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किसी एक के हाथ में नहीं होना चाहिए। हेनरी फ्यूल स्टेट ऑन द स्टेट्स ऑन द पॉइंट दैट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द हिरेरकी एंड द डिवीजन ऑफ पावर। इनका ये मानना है कि जो भी हिरेरकी और जो भी डिवीजन ऑफ पावर है, कि किसके हाथ में कितना पावर दिया गया है, कि कौन कितने लेवल तक का डिसीजन ले सकता है, ये बहुत बैलेंस होना चाहिए। ओवर सेंट्रलाइजेशन एंड ओवर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक वर्कर को उसके अथॉरिटी से ज़्यादा पावर दे रखी है और वो उसका मिसयूज़ करना चाहिए। तो उसका ओवरऑल बैलेंस ये है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी अथॉरिटी आप दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट को, वो बैलेंस होना चाहिए। ज़्यादा भी आपको नहीं देना है और कम भी आपको नहीं देना है। तो आई एम श्योर कि आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्केलर चेन। तो ये जो प्रिंसिपल होता है ये हाईलाइट करता है हिरेरकी स्टेप्स को। आई एम श्योर आपको हिरेरकी स्टेप्स क्लियर होंगे। अगर आपको नहीं क्लियर होंगे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी क्लियर दैट इन द माय नेक्स्ट वीडियो। कह रहे कि हिरेरकी स्टेप होता है शुड बी परफॉर्म फ्रॉम टॉप टू लोवेस्ट। आपको टॉप से नीचे आना है लोवेस्ट की तरफ, एंड दिस इज नेसेसरी दैट एवरी एम्प्लॉय नो देयर इमीडिएट सीनियर ऑल्सो एंड दे। तो स्केलर चेन का मतलब क्या होता है कि सबसे जो टॉप होगा उसके बाद उससे जो लोअर होगा मिडिल होगा। मान लो मिडिल से लेवल लो आता है, तो ये जो चेन है ये चेन चलती रहना चाहिए। और जो भी आपके सबऑर्डिनेट है उनको पता होना चाहिए कि उनका सीनियर कौन है, ताकि वो उससे आसानी से कांटेक्ट कर पाएंगे। अगर मुझको अगर आप नहीं काम कर रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि आपका सीनियर कौन है, तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको किसको जाके जो है आप किसके लिए अकाउंटेबल हो और किससे जाके आपको अपने प्रॉब्लम्स या जो भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कंपनी में वो आप कहोगे। तो ये स्केलेटन का मतलब होता है कि टॉप टू बॉटम होता है, और हर जो जूनियर है उसको ये पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कौन सा सीनियर है जिसके लिए वो
अकाउंटेबल है। तो आई एम श्योर कि आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब होता है कि एक कंपनी शुड मेंटेन अ वेल डिफाइंड वर्क ऑर्डर टू हैव अ फेवरेबल वर्क कल्चर। वर्क डिफाइन, जो वेल डिफाइंड होता है इसका मतलब होता है कि जो भी चीज़ें आपकी वो बिल्कुल ऑर्डर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैशअप कुछ चीज़ें मैशअप नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अपने प्रॉपर जगह पे और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये क्या करता है, ये पॉजिटिव एटमोसफियर क्रिएट करता है और जो भी आपका वर्क प्लेस है वो बूस्ट करेगा और पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी क्या होती है वो इंक्रीज होती है। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि जो चीज़ जहाँ जहाँ पे है वो वहाँ पे रहना चाहिए और जिस ऑर्डर में जिस स्टेप में चीज़ें चलनी चाहिए उसी स्टेप में चले। तो ये जो है इनका टेन। इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी आप समझते हो इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्वली। तो जो भी आपके अंडर में एम्प्लॉय काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि कोई आपका बहुत फेवरेट है या कोई आपका रिलेशन है उसके साथ आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हो और जिसको आप नहीं जानते हो, थोड़ा उसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छा नहीं है, आप उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हो। तो इक्विटी ये कहता है कि आप सारे एम्प्लॉय को एक जैसा ट्रीट करो, इक्वली ट्रीट करो, उनको रिस्पेक्ट दो। कह रहा है इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर दैट नो एम्प्लॉय फेस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, किसी भी एम्प्लॉय के साथ कोई भी भेदभाव ना कर पाए। तो ये जो होता है ये इक्विटी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फील्ड के द्वारा किया गया वो बताता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एम्प्लॉय जो होता है वो अपना बेस्ट देता है, ठीक है। इफ दे फील सिक्योर, अगर वो आपके यहाँ ये नहीं फील कर रहा है कि वो कल भी यहाँ पे काम कर पाएगा तो क्या करेगा, वो स्विच करेगा आपके यहाँ से। और जो बार बार आपके यहाँ से अगर वो स्विच करता है और दूसरी जगह जॉब करता है तो इससे क्या होगा, इससे आपकी जो कॉस्ट होती है, जो आप रिक्रूटमेंट करते हो वो कॉस्ट बढ़ती है। आप फिर जब भी नया एम्प्लॉय ले आओगे पहले उसके लिए आपको जो भी खर्चे होते हैं आपको वो करने होते हैं। एंड साथ ही साथ आपको फिर से उसको सारा ट्रेन करना पड़ता है कि उसको काम कैसे करना पड़ता है। तो आप ये कोशिश करो कि जो आपका टर्नओवर है वो कम से कम हो एम्प्लॉय का। तो स्टेबिलिटी यही कहता है कि एम्प्लॉय आपके यहाँ सिक्योर फील करे और वो आपके यहाँ एक लंबे टाइम तक काम करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफर जॉब सिक्योरिटी टू देयर एम्प्लॉय। अगर उनके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी ऑब्वियस सी बात है कि वो आपके यहाँ काम करना कम चाहेंगे। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब आप समझते होगे आई एम श्योर। इनिशिएटिव का मतलब होता है किसी को कुछ देना जिससे कि वो मोटिवेट हो। तो कह रहे हैं कि मैनेजमेंट शुड सपोर्ट एंड इनकरेज द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव इन ऑर्गेनाइजेशन। उनको एक नए नए तरीके का जो इनिशिएटिव्स होना चाहिए, इनिशिएटिव प्रोग्राम्स होते हैं उनको करना चाहिए। इससे एम्प्लॉय क्या हो, एम्प्लॉय सपोर्ट हो और वो इंकरेज हो आपको, जो भी वो जहाँ भी वो काम कर रहा है उस इन्वायरमेंट में अच्छा अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है इंक्रीज द इंटरेस्ट एंड मेक देन वर्थ। वो उनके इंटरेस्ट को बढ़ाता है, वो कंपनी में अपना बेस्ट देंगे और जो भी उनकी वैल्यू होगी वो बढ़ेगी। लास्ट बात करेंगे 14 प्रिंसिपल की जो कि होता है स्क्रिप्ट टिक कॉप्स। इसका जो मेन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है कि वो क्या करे, मोटिवेट करे किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को। और उनके साथ क्या रहे, सपोर्टिव ऑफ ईच अदर रेगुलरली, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। डेवलपिंग ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विल लीड टू पॉजिटिव आउटकम एंड वर्क मूवमेंट। अगर आप दोनों एक दूसरे को, एक ग्रुप में आप लोग काम करो और वो ग्रुप अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेगा ना तो आपका जो भी ग्रुप का ऑब्जेक्टिव होगा वो ईजिली क्या होगा, अचीव होगा। तो ये कहता है कि ओवरऑल ये क्या कहता है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की है कि वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करता रहे और उनको क्या करे, रेगुलरली वो सब एक दूसरे को, मतलब बेसिकली इसमें होता है कि ट्रस्ट होना चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जिसके साथ भी काम कर रहे हो, ताकि जो भी वर्क इन्वायरमेंट हो वो पॉजिटिव हो और जो भी आपके आउटकम्स आए वो भी पॉजिटिव आए। तो ओवरऑल अगर हम बात कर ले तो ये जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट है ये मैनेज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन। इससे क्या कर सकते हो आप, फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली है, प्रोडक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी। तो फ्यूचर में जो भी चीज़ें होने वाली है उनको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। आप आज के बेस पे कह सकते हो कि कल हम ये चीज़ करेंगे क्योंकि हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। आप प्लानिंग कर सकते हो, आप जो भी डिसीजन लेना है वो ले सकते हो। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट कैसा है, कंट्रोल आपने कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप इन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है अगर ये आप फॉलो कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें आप कर पाओगे। तो आई एम श्योर कि आपको जो भी हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी है जो क्लियर हुई है तो भी आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हो, और अगर कोई चीज़ डाउट है तो आप उसको कमेंट करके कमेंट में बता दो। मैं वीडियो में अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि उसको ले आऊँ। थैंक यू।